नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं BHU B.Ed एंट्रेंस के लिए। और इस बार मेरा जो सॉल्यूशन पेपर चल रहा है 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। कल मैंने 5 क्वेश्चन को डील किया था, आज उसके आगे मैं बढ़ूंगा इस वीडियो में। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो है 6ठा नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड से किसका नाम जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, लॉर्ड कर्जन, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन, एडविन मॉन्टेग्यू। सबसे पहले मैं उत्तर पर जाऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड क्या है और रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, जिस समय की उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बार बार ब्रिटिश सरकार वैसे नीतियों पर काम करती थी, वैसे कानून वो लाती थी जिससे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो। लगातार उन्होंने ऐसे ऐसे अधिनियम और ऐसे कानून लाए जिससे कि भारतीयों की एकता को तोड़ा जा सके, और इसी प्रयास का यह एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये कम्युनल अवार्ड जो आपका है ये आया था 16 अगस्त 1932 और ये ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इनके द्वारा ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि भारत के अंदर 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत जो शुरुआत किया गया था, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग पृथक निर्वाचन की उनकी व्यवस्था कर दी गई थी। बाद में सिख, फिर ईसाई, और अंत में इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा हिंदुओं से हरिजन को भी अलग करने के लिए वहां से घोषणा की गई कि इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। तो इसमें मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, इनके लिए तो पहले से ही प्रावधान था। और कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया, हरिजन समुदाय को भी हिंदुओं से पृथक करने के लिए पृथक निर्वाचन का इनको जो है व्यवस्था कर दिया गया। ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की एक बहुत ही गहरी चाल थी, जिसके द्वारा वह चाहते थे कि भारत की राष्ट्रीय एकता टूट जाए और यह जो आंदोलन ब्रिटिशर्स के विरुद्ध चलाया जा रहा है वह चकनाचूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस कम्युनल अवार्ड के आते ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। वो पुणे के यरवदा जेल में थे और वहीं पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और इस कम्युनल अवार्ड को वापसी करवाने के लिए एक और अलग से एक समझौता हुआ है जिसका नाम है पूना समझौता। ये पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था और ये डेट था 24 सितंबर 1932। महात्मा गांधी ने हरिजन समुदाय के प्रतिनिधि BR अम्बेडकर से बात की और इन दोनों के बीच बहुत लंबे प्रयास के बाद मुलाकात हो पाया। और दोनों के बीच मुलाकात होने के बाद सहमति बनी 24 सितंबर 1932 को, और वह समझौता पूना में हुआ। महात्मा गांधी उस समय जेल में थे और उनके भीषण भूख हड़ताल के बाद जो है अम्बेडकर साहब जो है वह तैयार हुए उनसे बात करने के लिए। और इस पूना समझौता के तहत क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड की वापसी के लिए ये अम्बेडकर साहब तैयार हो गए और हरिजन समुदाय को जो पृथक निर्वाचन करवाना था उसको मना करने के लिए वो तैयार हो गए। और तब क्या होता है कि पूना समझौता के तहत पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी इसको समाप्त करके हरिजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान वहीं पर शुरू हुआ। और पहले से ही विधानसभाओं में हरिजनों के लिए जो 71 सीट का प्रावधान था वो 148 बढ़ा करके 148 कर दिया गया। और ऐसा करने के बाद अंबेडकर जो है वो मान गए और हिंदुओं के अंदर ही हरिजन समुदाय को समाहित कर लिया गया और उनका संयुक्त निर्वाचन का कार्य शुरू हुआ। एक यहाँ पर फैक्ट और मैं जोड़ देता हूँ, ये पूना समझौता जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, इसको लागू करवाने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, उनका ही हाथ था। उन्होंने इन दोनों के बीच ये बैठक करवाई थी, आयोजित करवाई थी। तो मदन मोहन मालवीय, इनका नाम याद रखेंगे, इनके प्रयासों से ही यह संभव हो पाया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय भारत पर किसने आक्रमण किया था? निश्चित रूप से इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग और थोड़े कुछ तथ्य भी इसके साथ मैं दे देता हूं। ये जो पानीपत का युद्ध है, ये घटना घटित हुई थी 1761 में। यह युद्ध जो है दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच हुई थी, एक अहमद शाह अब्दाली और दूसरे थे मराठा। अब यहां पर थोड़ा बहुत दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये अफगानिस्तान के शासक थे। इन्होंने भारत पर लगातार 7 बार आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक बनने से पूर्व ये ईरान के शासक नादिर शाह के ये सेनापति थे। अब नादिर शाह के बारे में भी कुछ फैक्ट्स आप ले सकते हैं। यहां पर देखिए नादिर शाह, इनका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो ये आक्रमण हुआ था 1739 में। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण आक्रमण है भारत पर। नादिर शाह का ईरान के शासक थे जिन्होंने कि भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन वगैरह ये लूट कर ले गए थे, और इनके ही कारगुजारियों को दोहराया था इनके सेनापति ने, जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक जब बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने लगातार यहां पर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और भीषण आक्रमण जो था वो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761, जिससे आप लोग भी शायद परिचित हैं निश्चित रूप से। तो ये पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, और यह बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। मराठों की तरफ से जो सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव थे। ये दोनों युद्ध में मारे गए, और इस युद्ध का जो निर्णय हुआ वो अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हुआ और मराठा पराजित हो गए। इस समय मराठा पेशवा जो थे, ये भी जान लें, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वास राव। तो ये स्थिति थी, इसमें मराठों की पराजय हुई, और मराठों के पराजय के साथ ही इस युद्ध के बारे में जे.एन. सरकार जैसे बड़े इतिहासकार ने भी लिखा है कि इतना भीषण यह युद्ध हुआ था और मराठों की इतनी भीषण पराजय हुई थी जिसमें कि ऐसा कोई मराठा घर नहीं था जहां के सैनिक शहीद नहीं हुए थे। और इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया, और इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर आखिर शासन कौन नहीं करेगा, क्योंकि यहां तक जो है मराठा सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में उभर चुके थे, और एक पैरेलल शक्ति अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों से अधिक ताकतवर थे मराठा। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया तो यह तय हो गया कि भारत पर अंग्रेजों का शासन अब आगे बढ़ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक सुधार कर लेंगे। पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। ऑप्शंस हैं जयपुर, अजमेर, हैदराबाद, जूनागढ़। इसका आंसर होगा अजमेर। अब हम बात करेंगे 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में। वास्तव में ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह एक मस्जिद है, और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसके संस्थापक थे। तो यहां पर यह भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके नाम पर 2.5 दिन का झोपड़ा, इस मस्जिद का नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो इसके बारे में एक इतिहासकार है मार्शल, वो कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण केवल 2.5 दिन में हो गया था। किसने कहा था भाई? तो यहां हम ध्यान रखेंगे कि ये कथन है मार्शल महोदय का। और एक और विद्वान है पर्सी ब्राउन, उन्होंने कहा कि यहां पर 2.5 दिन का मेला लगता था, इसीलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। तो ये कथन है पर्सी ब्राउन का। तो जो भी हो, हमें ध्यान रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश के शासक थे, पहले इसके संस्थापक थे। और इसके बारे में और भी हम इतिहास जानेंगे। 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में जान लीजिए कि ये जो मस्जिद था, इसके स्थान पर पहले सरस्वती मंदिर एक था वहां पर, साथ ही साथ संस्कृत विद्यालय भी था,
और इन भवनों को तोड़ने के बाद इन्हीं भवनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर बहुत कम समय में इस मस्जिद को तैयार कर दिया गया था। यह सरस्वती मंदिर जो है विशल देव विग्रहराज नाम के स्थानीय शासक के द्वारा बनवाया गया था और इसका प्रमाण अभी भी है। उस मस्जिद के दीवारों पर विग्रहराज के द्वारा लिखित एक नाटक है, हरकेली नाटक, उसके पंक्तियों को अभी भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो वो भी आप याद रखेंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही साथ एक और लेखक वहां पर आपको मिलेंगे, सोमदेव। इनका भी एक नाटक है ललित विग्रह राज नाटक। ये दोनों हरकेली नाटक और ललित विग्रह राज नाटक, इन दोनों की पंक्तियां संस्कृत भाषा में मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इससे यह पता चलता है कि पहले वह एक संस्कृत विद्यालय या सरस्वती मंदिर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे बीएचयू की परीक्षाओं में बार बार ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि विभिन्न महापुरुषों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम और उपाधियों को पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये उपाधि किसने किसको दी थी। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग और भी तथ्य यहाँ पर जोड़ लेते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप जानते हैं महात्मा गांधी का एक और उपनाम है राष्ट्रपिता। ये राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो यहीं पर आप याद रख लेंगे कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है, लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां पर दो फैक्ट याद रखेंगे, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और भी यहां पर जो ऑप्शंस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि, नेताजी इनको कहा जाता था। और ये उपाधि आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के चांसलर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी थी। ये यहां पर एक याद रखने की बात है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुदेव की उपाधि इनको किसने दी थी? तो इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। बार बार ये आप देखेंगे बहुत जगह, देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि ये भी महात्मा गांधी ने ही दी थी। यहां ये भी आप याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने ही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। यहां पर एक ऑप्शन है जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी कांग्रेस के पुराने नेता थे और ये महात्मा गांधी के ही राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा बार बार पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि उनको किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस प्रश्न से जुड़े तथ्य भी इंपॉर्टेंट हैं और कभी न कभी अलग अलग अधिनियम पूछे जाते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई? जी हाँ दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है पॉलिटी का और इसको यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, आंसर होगा 1935 का अधिनियम। तो यहाँ पर अधिनियमों के बारे में आपको जानना चाहिए कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है वो अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे अधिनियम जो लाए गए अंग्रेजों के द्वारा, उसी के द्वारा हुए हैं और उन अधिनियमों के बहुत विशेष महत्व हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग अधिनियमों में क्या महत्वपूर्ण बातें थी। 1909 का जो ये अधिनियम है, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और यहां क्या हुआ था, पहली बार भारत में फूट डालो राज करो नीति के तहत पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया कि मुस्लिमों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। तो यहां पर ये याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन।
की व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत की गई थी, 1909 के अधिनियम के तहत। आगे देखिए यहां पर है 1919 का अधिनियम। यहां पर क्या किया गया, मुसलमानों के बाद इस पृथक निर्वाचन के दायरे को और बढ़ाया गया भारतीय समाज को तोड़ने के लिए। यहां पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिमों के साथ साथ सिखों को भी यहां पर दे दिया गया और यूरोपियनों को भी दे दिया गया। यूरोपीय ईसाई आप कह सकते हैं। तो ये यहां पर व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम में एक और बहुत बड़ा काम क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, जिस प्रकार की आज हमारे यहां 2 सदन है संसद के, उसी प्रकार केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत ही की गई। और प्रांतों में यहां पर क्या किया गया, प्रांतों के लिए प्रांतों में द्वैध शासन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई। तो ये फैक्ट्स इसके द्वारा इसमें आप रखेंगे। और 1935 जो कि आज आंसर भी है इसका, इसमें क्या किया गया कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और वो व्यवस्था केंद्र में ले जाई गई। और 1935 में जाकर केंद्र में आ गया द्वैध शासन और प्रांतों में क्या हुआ, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। इसके अलावा बहुत सारे कार्य 1935 के तहत किए गए हैं। 1935 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी दिल्ली में की गई थी। और अंतिम जो अधिनियम है 1947 का अधिनियम, इसे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। पूरे भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसी दिन यह घोषणा कर दी गई थी 18 जुलाई 1947 को कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य होंगे और जो भी स्वतंत्र रियासत है वो स्वतंत्र होंगे कि वह किस पक्ष में जाना चाहते हैं। इसी अधिनियम में भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई कि भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 4 अधिनियम, इससे संबंधित फैक्ट आपके सामने है और ये प्रश्न का जो है आंसर आप जान चुके हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां कि आपके लिए नए सीरीज इसके अगले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा।